हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो फर्स्ट पार्ट आपने देखा अभी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो टेस्ट नंबर 2 था, जो कि हमारा चैप्टर 2 का था, उसके 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस of this test. Okay, so let me start with the question number 26 now. So what is the question 26? देखिए, इसमें बोला ABC are 3 points in the uniform electric field. The electric potential is maximum at B, maximum at C, same at all points, maximum at E. देखो भाई, आप जानते हो V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, E into dr with minus sign. This you can write it like this, or maybe you can write it like E is equals to dV upon dr with negative sign. ये आपने रिलेशन पढ़ रखा है. इट मीन्स इससे हमें ये पता चला था कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, हमारा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने पर हमारा पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ होना चाहिए, बी पर होना चाहिए, उसके बाद सी पर, उससे थोड़ा सा कम ए पर. सो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होगा, बी पॉइंट पर होगा. हैंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 27. 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द आर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर विद 5 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी के बीच में 5 वोल्ट अप्लाई कर रखा है. द वोल्टेज बिटवीन बी एंड सी इज, देखो डायग्राम को समझो ध्यान से. ये कुछ ऐसा डायग्राम है, दिस वन, हियर इट इज दिस वन एंड दिस इज. अब इसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल लगा दिया, कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट का. दैट इज 5 वोल्ट पोटेंशियल. ओके, ए पॉइंट हेयर, बी पॉइंट हेयर, सी पॉइंट इज हेयर. तो बेटा ध्यान से अगर आप देखो तो इस डायग्राम को हम रीअरेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों हमारे सीरीज में हो जाएंगे कैपेसिटर. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस दिस एंड दिस एंड फाइनली दिस, एंड हेंस इट विल बी कनेक्टेड लाइक दिस. ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने इसको. अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा बी और सी के बीच का पोटेंशियल बताओ भाई. तो बी पॉइंट कहाँ होगा, हमारा यहाँ होगा. सी हमारा कहाँ होगा, इधर होगा, यहाँ पर. और बी हमारा इधर होगा, इट मीन्स यहाँ होगा. तो हम, ये सी पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, है ना. ये हमारा 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये हो गया 2 माइक्रोफैरड. 2 और 3 हमारे सीरीज में हो गए. सो हम क्या लिखेंगे, 2 and 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड. कौन कौन से, ये वाले, ये वाला 2 और ये वाला 2 आर इन सीरीज. तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट, फिर ये इसके साथ पैरेलल होगा. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2 × 3 अपॉन 2 + 3 प्लस 2 माइक्रोफैरड इसके साथ पैरेलल में है. तो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगी. सी इक्विवेलेंट कितना, 6/5 + 2, 6/5 + 2, इट मीन्स 5 × 2 = 10 और 16/5 माइक्रोफैरड. ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई. अब इसने ये पूछा कि 3 वोल्ट मतलब बी और सी के बीच का पोटेंशियल बताओ भाई. तो बी और सी के बीच के पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 वोल्ट का जो 3 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है, उसमें कितना पोटेंशियल है ये बताना है. इस वाले में कितना पोटेंशियल है ये बताना. तो भाई हमारा पोटेंशियल इस पूरी ब्रांच का कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा. इस वाली का भी 5 वोल्ट होगा. अब इसमें हमारा चार्ज कितना सप्लाई हो रहा होगा, ये हमें अगर पता चल जाए तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे. लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें टोटल पोटेंशियल तो पता है ना इस ब्रांच का. इस वाली ब्रांच का टोटल पोटेंशियल तो हमें पता है कितना है, 5 वोल्ट. अब जब टोटल पोटेंशियल पता है तो हम जानते हैं कि सीरीज़ में पोटेंशियल का डिवीज़न जो होता है वो रिवर्स होता है. मतलब V1 रेशियो V2 जो होगा हमारा, वो C2 रेशियो C1 के हिसाब से होगा.
है ना, क्योंकि कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स जो हमारा B2 चाहिए, जो B2 हमारा 3 वाला, तो B2 हमारा कितना हो जाएगा, B2 हमारा कितना हो जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल पोटेंशियल। तो भाई C2 हमारा कितना है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए B2 चाहिए, ठीक है ना, B2 चाहिए तो हमारा C2 हो गया, B2 चाहिए तो C1 आ जाएगा, नॉट C2, दिस वन विल बी C1 बिकॉज रिवर्स लेना है, रिवर्स। सो C1 हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड अपॉन 2 + 3 इंटू ये हमारा कितना है 5 वोल्ट। तो आप देखो ध्यान से कितना आ जाएगा, 3 + 5 ये कट जाएगा तो 2 वोल्ट आ जाएगा सीधा सीधा, 2 वोल्ट विल बी आंसर। तो 2 मिनट का क्वेश्चन है ये सिर्फ, ठीक है, 2 वोल्ट आपका उसमें आंसर होगा। इस वाले में 3 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है तो वोल्टेज ज़्यादा होगा। चलो नेक्स्ट 28 देखो, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैविंग +Q and -Q फेस each other at certain distance between them. If the plates are now dipped in kerosene oil tank, the electric field between the plates will. अब देखो 2 प्लेट से हमारी, इसके ऊपर +Q चार्ज है, इसके ऊपर -Q चार्ज है। जब इसको पूरे सिस्टम को हम केरोसिन ऑयल में रख देंगे तो आप जानते हो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, सिग्मा अपॉन K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, पहले वाले का K टाइम्स 1/K टाइम्स, तो डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन। 29 देखो, एन एयर कैपेसिटर C is connected to a battery of EMF V, acquires a charge Q and energy E. If the capacitor is disconnected from the battery and dielectric slab is placed between the plates, which of the following statement is correct? अब देखो बैटरी यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दी गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक फिल किया है। तो बैटरी अगर मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक फिल करूँगा तो देखो क्या चेंज होगा। भाई बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज तो मेरा चेंज होगा नहीं, चार्ज सेम रहेगा। जो कैपेसिटी है वो हमारी K टाइम्स हो जाती है, ये हमने पढ़ा रखा है आपको, कैपेसिटी हमारी पहले का K टाइम्स, एयर वाली का K टाइम्स हो जाएगी। वोल्टेज हमारा कितना होता है, V = Q/C होता है, तो 1/K टाइम्स हो जाता है पहले का 1/K, पहले अगर मैंने V0 माना तो 1/K टाइम्स हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या था, एनर्जी और थी, एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर लगा सकते हो, या Q²/2C लगा दो सीधा सीधा, Q तो सेम है, C हमारा कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, तो एनर्जी हमारी 1/K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, पहले वाले की, पहली एनर्जी का डिक्रीज हो जाएगा 1/, मतलब K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 1/K टाइम्स हो जाएगी। तो फटाफट से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम रहेगा कौन, चार्ज, Q रिमेन्स सेम, पहला सी ऑप्शन देखो यहाँ पर पहले ही दिख गया, Q रिमेन्स सेम अनचेंज्ड, C इंक्रीजेज, यस C इंक्रीज हो रहा है, एंड V एंड E डिक्रीजेज, B भी डिक्रीज हो रहा है, E भी डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर 30, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, इट इज़ द सरफेस ओवर विच द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर इज बी। सी 31 क्वेश्चन देखो, 31, द स्फेरिकल कंडक्टर्स A and B ऑफ रेडियाई A and B where B is greater than A are placed concentrically in air, the two are connected to copper wire as shown in figure, equivalent capacitance of the system is। देखो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया था, क्या था, C = 4πε0R। बट अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझना, एक हमारा अंदर कैपेसिटर, एक हमारा बाहर कंडक्टर है, लेकिन साथ में इनको कनेक्ट भी कर दिया है आपस में, मैंने आपस में इनको कनेक्ट भी कर दिया है। तो कनेक्ट करने पर सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस B के ऊपर आ जाएगा सारा चार्ज। जब इसके B के ऊपर आ जाएगा सारा चार्ज तो A से अब कोई लेना देना नहीं होगा हमारा। अब जो C इक्विवेलेंट होगा हमारा वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, B की कैपेसिटी हो जाएगी बस 4πε0, और B की रेडियस है हमारी दिस। सो आंसर विल बी सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, a capacitor is charged to store the energy U. The charging battery is disconnected, an identical capacitor is now connected to first capacitor in parallel.
द एनर्जी इन ईच ऑफ द कैपेसिटर विल बी। तो देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, जब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है तो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा कि आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इज नाउ कनेक्टेड इन टू द फर्स्ट कैपेसिटर इन पैरेलल। तो यहाँ पर कहानी को ध्यान से समझो, पहले एनर्जी उसमें थी U इक्वल्स टू हाफ CV², ठीक है पहले। देन सेम उसका कैपेसिटी वाला आइडेंटिकल, तो नई एनर्जी कितनी हो जाएगी, न्यू एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, U डैश कितना हो जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V², कनेक्टेड टू द फर्स्ट कैपेसिटर इन पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, है ना, तो वोल्टेज चेंज नहीं होगा। तो C इक्विवेलेंट, अब C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हाफ C प्लस C रहेगा, क्योंकि आप जानते हो पैरेलल में कैपेसिटी ऐड हो जाती सीधा सीधा, तो 2C अपॉन हाफ 2C इंटू V²। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ट्वाइस इंटू 1/2 CV², 1/2 CV²। तो ये न्यू हमारी कैपेसिटी आई कितनी, न्यू एनर्जी जो आई वो आई U डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल एनर्जी। सो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि एनर्जी इन ईच कैपेसिटर इज, एनर्जी इन ईच कैपेसिटर इज, तो U हमारा कितना हो गया, U कितना हो जाएगा, U'/2, मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, क्योंकि अब जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी डबल होगी, इसका मतलब एनर्जी हमारी हाफ हाफ डिवाइड हो चुकी है। जो पहले एनर्जी थी हमारी U वो हाफ हाफ हो जाएगी, ठीक है, जो हाफ CV² एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल्स एट ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज, ये अलग है यहाँ पर, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली। इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना जब सम ऑफ चार्जेस जीरो ना हो, सम ऑफ चार्जेस जीरो ना हो और बहुत लार्ज डिस्टेंस पर आप देखो, अगर लार्ज डिस्टेंस से इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप देखो, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना ये चार्जेस जो होते हैं ना, ये आपको पॉइंट चार्ज की तरह नज़र आते हैं, पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज की वजह से आप जानते हो जो हमारा सरफेस बनता है वो कैसे बनते हैं, स्फेरिकल बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, लार्ज डिस्टेंसेस से, ठीक है। चाहे कुछ भी हमारा शेप हो, लेकिन लार्ज डिस्टेंस से जब आप देख रहे हो तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना वो आपको पॉइंट चार्ज की तरह ही नज़र आएगा। ओके, 34 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिगर शोज द करेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस। ये तो यार मैंने सीधा सीधा नोट्स में दे रखा है आपको, क्वेश्चन नोट्स में बना के दिया हुआ है, तो इसका कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्जेस में क्या होगा भाई, ये एक प्लस चार्ज है, एक ये प्लस चार्ज है, फील्ड हमारा अंदर कैसा होगा, वीक होगा, इस रीजन में वीक होगा, तो वीक फील्ड में क्या होगा, वीक फील्ड में हमारा क्या होगा, दूर दूर होंगे, और इधर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो यहाँ पास पास होंगे पोटेंशियल सरफेसेस। तो देखो कौन से हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पास पास हैं, देखो ये हमारे पास पास हैं, ये पास पास हैं और ये हमारे दूर दूर हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आओ जरा नेक्स्ट पर, टू आइडेंटिकल मेटल plates are given positive charge Q1 and Q2 where Q2 is greater than less than Q1 if they are now brought in closer to form a parallel plate capacitor with the capacitance C, potential difference between them is। अच्छा, तो ये हमारा एक कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स हैं, एक हमारा Q1 एक हमारा है Q2, इसके ऊपर चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन ये हमें पता है Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, ये उसने गिवन दिया है। तो जब हम इसको क्लोजर लेके आएंगे तो क्या होगा बेटा, क्लोजर की वजह से ये वाला जो Q1 चार्ज है ये इस वाली प्लेट पर माइनस Q1 इंड्यूस करा देगा, और ये वाला जो Q2 चार्ज है ये इस वाली प्लेट्स पर माइनस Q2 इंड्यूस करा देगा, माइनस Q2 इंड्यूस करा देगा। इट मीन्स अब जो हम देखेंगे कि भाई किसी भी प्लेट के ऊपर चार्ज एक्चुअल में है कितना, हमारा किसी भी प्लेट के ऊपर चार्ज है कितना, ये कैसे निकलेगा। तो देखो इस वाली का आप देख लो, तब भी आपका क्या मिलेगा, Q1 माइनस Q2 मिल रहा है,
और इस वाली पर देखो कि Q2 चार्ज था, इस पर इंड्यूस कितना होगा, माइनस का Q1, तो यहाँ से Q2 माइनस Q1 मिलेगा, राइट। मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा सिर्फ उतना, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि नेट चार्ज हमारा आ जाएगा Q1 माइनस Q2, किसके ऊपर, दोनों की दोनों प्लेट्स के ऊपर। एक के ऊपर हमारा पॉजिटिव Q1, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, और दूसरी वाली पे हो जाएगा Q1 माइनस Q2 माइनस साइन लगा कर, ये वाला ये सेम ऐसे हो जाएगा। तो प्लेट्स हमारी कुछ ऐसी बन जाएंगी कि भाई एक प्लेट हमारी थी, इसके ऊपर चार्ज हो गया Q1 माइनस Q2, तो पॉजिटिव चार्ज है ये, दूसरी वाली पर हो गया माइनस और सेम चार्ज Q1 माइनस Q2। अब पोटेंशियल निकालना, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, नेट चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन कैपेसिटी, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन C हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन C, C ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 36 पर। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ प्लेट्स A, प्लेट एरिया A एंड A2, ये A1 है यहाँ पर, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना, A1 है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और समझो, यहाँ पर ये जो प्लेट एरिया है A2 वो आपको ज़्यादा दिया हुआ है A1 से, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग। सो A2 इज़ ग्रेटर देन A1, ये डायग्राम से आप देख भी पा रहे हो यहाँ पर। एट डिस्टेंस D एज शोन इन फिगर, सो कैपेसिटेंस बतानी है, कैपेसिटेंस बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हमने जो पढ़ा है ना हमारे सिलेबस में, उसमें हमने दोनों प्लेट्स का एरिया सेम लिया था। तब हमने देखा था कैपेसिटी क्या थी हमारी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब यहाँ पर अगर ये एरिया डिफरेंट हो जाए बेटा, तब कैपेसिटी कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखना हम हमेशा कौन सा एरिया लेते हैं, ये एक्चुअल में एरिया कौन सा होता है। अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो बेटा ये जो एरिया होता है ना, ये कॉमन एरिया होता है। एक्चुअल में ये कौन सा एरिया होता है, ये कॉमन एरिया होता है। और अगर ये कॉमन एरिया, इसका मतलब कॉमन एरिया कौन सा आएगा, स्मॉलर वाला कॉमन एरिया होगा। इट मीन्स यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, C इज इक्वल्स टू A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होना चाहिए, क्योंकि A1 हमारा स्मॉलर एरिया है और यही कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सेपरेशन क्या है, सेपरेशन तो D दिया हुआ ना, तो इसमें A2 दिस ऑप्शन नहीं है, यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ये 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सो D विल बी करेक्ट। ओके, चलो जरा नेक्स्ट देखो 37। इन अ गिवन नेटवर्क द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है मेरा, दिस इस तरह का अरेंजमेंट है बस। अब इसमें क्या दिक्कत है निकालने में, इसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं भाई। ये दोनों सीरीज़ में हो गए, फिर ये सारे पैरेलल में हो जाएंगे, तो सीरीज़ में ये C2 और C3 सीरीज़ में हो जाएंगे, ये C1 और ये C4। सबकी वैल्यू क्या है, C1 और C4 हमारे 1 है, C2 C3 कितना है, 2 माइक्रोफैरड है। तो C2 C3 का 2 माइक्रोफैरड कितना हो जाएगा, C2 C3 का कॉम्बिनेशन अगर हम निकालेंगे तो 2 × 2 अपॉन 2 + 2, तो ये 1 आ जाएगा। C2 C3 का कॉम्बिनेशन C23 हमारा 1 आ गया। ऐसे ही अब हम इन सबको पैरेलल में लगा देंगे, तो ये हमारा 1 हो गया, ये 1 माइक्रोफैरड हो गया, ये भी 1 आ जाएगा कॉम्बिनेशन में, और ये आपका C4 भी 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो आंसर विल बी 3 माइक्रोफैरड। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, ये सारे पैरेलल में हैं क्योंकि यहाँ चार्ज डिवीजन हो रहा है। यहाँ से अगर देखो तो चार्ज यहाँ से कुछ सप्लाई हुआ, यहाँ कुछ डिवाइड हुआ आके, इनमें डिवाइड नहीं हुआ, इनमें चार्ज सेम है, इट मीन्स ये दोनों सीरीज़ में है। फिर यहाँ से चार्ज डिवीजन अगेन हुआ, तो जहाँ चार्ज डिवीजन हो जाए समझ लेना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, जहाँ चार्ज सेम रहे वो दोनों हमारे कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। ओके, 38 देखो, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड यूजिंग अ इंसुलेटिंग हैंडल एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी। अब आप जानते हो V इक्वल्स टू होता है E × D। अब अगर आप इसको इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा भाई, इंक्रीज। अब एक कैपेसिटी का फॉर्मूला भी होता है C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D।
ये भी तो होता है, ठीक है ना। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ये दोनों फॉर्मूले कैसे में निकाल दो। अगर आपने भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो अगर आपने डिस्टेंस इंक्रीज कर दी तो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से भी इंक्रीजिंग इफेक्ट दिख रहा है, और एक फार्मूला हम कैपेसिटी से भी बता सकता हूँ मैं आपको कैसे, ध्यान से देखो। अगर मैंने डी इंक्रीज कर दिया तो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो अगर ये डिक्रीज हो गया तो इसको इंक्रीज होना पड़ेगा, तो यहाँ से भी इंक्रीजिंग इफेक्ट आ रहा है। इट मीन्स अल्टीमेटली क्या है, पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी इंक्रीजेस। 39 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये आपको रिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सर्कुलर आर्क्स दिए हुए हैं, एक ये वाला आर्क है 1, ये पूरा आर्क 2, एंड ये वाला थर्ड आर्क है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं इसको डिफरेंट कलर में शो कर देता हूँ। एक आर्क आपका ये हो गया पूरा यहाँ तक, ठीक है। एक आर्क आपका ये वाला हो जाएगा, ये वाला ब्लैक कलर में, दिस वन, और एक आर्क आपका हो जाएगा ये वाला, दिस वन। तो इन तीनों आर्क, इनके बीच का एंगल भी दिया 30-40 रेडियस दे रखी है, आर सबकी आर ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो इन सब की वजह से आपको क्या करना है, पोटेंशियल बताना है सेंटर पर। तो कैसे निकालेंगे भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर ही इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिकली है क्या, एक तरह का ये एक रिंग के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो जितना चार्ज है हमारा, चार्ज हमें गिवन है, इस वाले पार्ट पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू। तो पहला इस वाले पार्ट्स की वजह से होगा के क्यू अपॉन आर, आर को हम कैपिटल लिख देंगे। फिर दूसरे वाले ये वाला हो जाएगा मान लो दूसरा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का के माइनस 2q अपॉन आर। फिर इसकी वजह से कितना हो जाएगा, प्लस का के 3q अपॉन आर। ऐड करके देख लो कितना आ रहा है, तो के क्यू अपॉन आर 2kq अपॉन आर, ये 3q और ये q 4q माइनस 2q करोगे तो ये आ जाएगा 2kq अपॉन आर। ये आपका आंसर होगा। तो 2kq अपॉन आर, के की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर। ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये मिलेगा मुझे q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कौन सा ऑप्शन सही है देखो, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये एंगल दे रखा है, कैसे कैलकुलेट होगा, बड़ा डिफिकल्ट हो गया। कहाँ डिफिकल्ट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, देन द पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2 मीटर एच। अब देखो v इक्वल्स टू आप कैसे निकालते हो, e इंटू dx और dr विद माइनस साइन, यही तो करते हैं हम पोटेंशियल निकालने के लिए। तो क्या करेंगे भाई, कर दो इसको डिफरेंशिएट, 225 i प्लस 30 j, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, dx dy 2 डायमेंशनल में, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x डायरेक्शन वाला फील्ड है, ये हमारा बाई डायरेक्शन वाला फील्ड है। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 x प्लस xi प्लस 30j एंड it will be x dy दिस विद माइनस साइन। दोबारा से इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 x बाई आई कैप। यार इसमें आई कैप की ज़रूरत भी नहीं है ना, एक सेकंड, यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इट इज़ डॉट प्रोडक्ट, सो हमें एंगल भी लेना पड़ेगा, यहाँ पर एंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे नहीं करेंगे हम इसको, हम करेंगे एंगल भी यूज़ करना है ना, एंगल यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। ऑरिजिन पर पोटेंशियल 0 है, हमें पोटेंशियल निकालना है कहाँ पर, x इक्वल्स टू 2 एंड
बाई इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, हमें दिया v इज इक्वल्स टू, भाई एक फील्ड हम सबका निकाल देंगे, तो ई एक्स इंटू डी एक्स ये निकाल देते हैं, माइनस प्लस ई बाई इंटू डी बाई ये कर देते हैं। अलग अलग करना है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो या तो एंगल ले लो या फिर दोनों को अलग अलग निकाल लो। दिस तो माइनस साइन आ गया तो जाओ बाहर ले लो, पूरा माइनस बाहर ले लो। तो ई एक्स कितना है मेरा 25 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, प्लस ये 0 से 2 तक, प्लस ई वाई मेरा कितना है 30 इंटू डी वाई, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से इसको भी 2, इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो 25x मिलेगा, माइनस तो बाहर है ही 25x, x हमारा 2 है, प्लस 30 इंटू ये भी 2 है, तो कितना हो जाएगा 25 50 प्लस 60, तो इट विल बी 110, माइनस का 110 वोल्ट, माइनस का 110 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को आपको अलग अलग करना है, एक्स कंपोनेंट अलग, बाई कंपोनेंट अलग। अदरवाइज डॉट प्रोडक्ट है तो वहाँ एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, एंगल हमें अभी गिवन नहीं है। सो दैट्स वाई व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द फील्ड, कैलकुलेट द वोल्टेज इन डिफरेंट कंपोनेंट्स। एक्स वाला अलग निकाल लो, बाई की वजह से अलग निकाल लो, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 41 क्या, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस देन वर्क डन विल बी 0। सीधा सीधा प्रॉपर्टी आपको लिखा रखी है, वर्क डन विल बी 0। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को ले जा रहे हो तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमारा चैप्टर 1 का है बेसिकली, तो चैप्टर 2 में नहीं है, राइट। तो ये आपका जो है आपको कर लेना है एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसको मैं नहीं कराऊंगा अभी। सो यू हैव जस्ट टू ट्राई योर सेल्फ, ये चैप्टर 2 के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि 1 पढ़ रखा है तो 2 में सिलेबस में मैटर ही नहीं करेगा कुछ, है ना, तो आपको करना चाहिए यहाँ पर। तो ट्राई करो और फाइंड आउट करो कि इसमें पूछा है कि 4 कूलम्ब वाला जो प्लेट है इसके लेफ्ट साइड में कितना चार्ज डेवलप होगा, दैट अपीयर ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ द प्लेट बी, ठीक है। ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे आप कि कौन सा आंसर इसका सही है। ओके, नेक्स्ट हमारा 43 है, 3 चार्जेस 2 कूलम्ब माइनस q कूलम्ब आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, द फील्ड इज 0 बट द पोटेंशियल इज नॉन जीरो, फील्ड इज 0 बट द पोटेंशियल इज 0। अच्छा देखो, पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि आप समझ चुके हो यहाँ पर सीधा सीधा मैंने बताया था, पोटेंशियल चेक करने के लिए पहले सबसे आप जब भी क्लोज शेप आपको दे रखी है तो क्यू टोटल चेक कर लो, कोई भी शेप हो उससे मैटर भी नहीं करेगा। क्यू टोटल अगर आपका 0 आ गया मतलब पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल 0 कौन सा ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, एक तो बी ऑप्शन शो हो रहा है पोटेंशियल 0 और एक सी ऑप्शन शो हो रहा है। अब ये देखना है कि ई 0 होगा कि नहीं, ई 0 होगा कि नहीं, तो ध्यान से देखना। 2q माइनस क्यू एंड हेयर इट इज़ माइनस क्यू। तो यहाँ पर अगर मैंने कहा कि सेंटर पर फील्ड कितना होगा, तो बेटा इसकी वजह से किधर होगा, इस तरफ होगा, इसकी वजह से किधर होगा, इस तरफ होगा, इसकी वजह से किधर होगा, इस तरफ होगा। अब इसकी वजह से जो फील्ड होगा उसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, दिस इधर और इधर, तो ये दोनों हमारी वैल्यू सेम हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज हैं और इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। सेम हो जाएंगी क्या ये सेम हो सकते हैं, KQ/R, यस cos थीटा कंपोनेंट आएगा, नहीं सेम नहीं होंगे बेटा, सेम नहीं होंगे, यस बिकॉज एंगल भी मैटर करेगा। सो यहाँ पर आप देखो, ये जो नीचे की तरफ फील्ड आएगा और जो ऊपर की तरफ फील्ड जाएगा ये सेम नहीं होगा, हेंस यहाँ पर फील्ड 0 नहीं होगा। और अगर फील्ड 0 नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फील्ड इज़ नॉन जीरो एंड पोटेंशियल विल बी 0, क्योंकि ये वाला जो फील्ड है ना नीचे की तरफ जो आएगा, इसकी और इसके रिजल्टेंट जो आएगा, इसका और इसका रिजल्टेंट जो आएगा, ये रिजल्टेंट हमारा ये एंगल पर डिपेंड करेगा और ये सीधा सीधा दिख जाएगा। तो ये रिजल्टेंट इस वाले 2q के इक्वल नहीं होगा, इट मीन्स क्या होगा, ये फील्ड 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा इक्वल, क्योंकि आप देखो
एक बार कर ही लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, है ना। ये 120 डिग्री एंगल है, तो 120 डिग्री जब एंगल है तो क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स की वैल्यू तो सेम है, तो एफ प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कॉस 120 होती है वैल्यू -1। तो एक बार देख लेते हैं क्या जीरो हो सकता है, आ भी जाए। तो ये कट गया, यहाँ से एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एफ स्क्वायर और ये फाइनली बचेगा एफ। तो मेरे पास एफ आया नेट नीचे की तरफ रिजल्टेंट। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन जो भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस तो तीनों में सेम है, तो अगर मैं इसको ए लेट कर लेता हूँ तो हर जगह ए ही रहेगा। बेटा ये फील्ड आ गया मेरा, यस, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन ये इसकी वजह से कितना आएगा फील्ड, के इंटू 2q अपॉन ए स्क्वायर, के इंटू 2q अपॉन ए स्क्वायर। तो जीरो नहीं है, देखो ये वाला फील्ड ज़्यादा है, ये वाला फील्ड हमारा कम है, सो ए विल बी नॉन, फील्ड विल बी नॉन जीरो। ओके 44 देखो, इफ अ चार्ज -150 नैनोकूलम इज गिवन टू द कोसेंट्रिक सेल and the charge 50 nanocoulomb is placed at its center, then the charge on the inner and outer surfaces will be। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर चार्ज रखा है, इसको चार्ज दिया है माइनस का 150 नैनोकूलम आउटर सरफेस को, यहाँ रखा हुआ है प्लस का 50 नैनोकूलम, तो यहाँ -50 इंड्यूस कर देगा, ये -50 नैनोकूलम इंड्यूस कर देगा इनर सरफेस पर, आउटर पे +50 इंड्यूस करेगा नैनोकूलम। तो अब टोटल आउटर पे कितना हो जाएगा, माइनस का 100 नैनोकूलम। जब इनको ऐड करोगे तो -100 और इनर पे आ गया माइनस का 50 नैनोकूलम। तो इनर पे आ गया -50 और आउटर पे आ गया माइनस का 100 नैनोकूलम। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड C1, ये C1 है, C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी इफ Q1 ये 1 है एंड Q2 रेस्पेक्टिवली, ये चार्जेस हैं आपके, ये यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस रेस्पेक्टिवली ऑन द कैपेसिटर्स देन विल बी इक्वल्स टू, ये रेशियो पूछा है यहाँ पर, Q1 अपॉन Q2 का रेशियो पूछा है बेटा, ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ओके तो इसने ये पूछा कि हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर ये है और इसके साथ ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये इस तरह से। ओके एक बैटरी से कनेक्टेड है, जो भी हमारी बैटरी हो सकती है, इसमें चार्ज है Q1, कैपेसिटी है C1, इसमें चार्ज है Q2, कैपेसिटी है इसकी C2। तो आपको Q1 और Q2 दोनों का रेशियो बताना है। तो आप जानते हो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ये मैंने करा रखा है आपको ऑलरेडी, है ना, क्लास में करा रखा है। इट मीन्स Q1 अपॉन Q2 सीधा सीधा आपका आ जाएगा C1 अपॉन C2, दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं है, C1 अपॉन C2 के इक्वल आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सो बाकी अब हम लोग एक चैप्टर 2 जो है हमारा, उसके एक टेस्ट ले चुके हैं हम लोग, ये ठीक है। अब हम लोग कुछ और भी टेस्ट लेंगे जिसमें हम लोग रीजन असर्शन के क्वेश्चंस भी पुटअप करेंगे एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, उनको भी पुटअप करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और देन उसका टेस्ट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ओके सो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।